नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज दंगल में बात बंगाल में राजनीतिक तूफान की। कोलकाता में जब से नोटों का पहाड़ निकला, राजनीतिक चढ़ाई शुरू हो गई। ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन इससे इतर पार्थ चटर्जी जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर कोलकाता की अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के रिमांड की मांग की है। इस बीच ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी को कमांड हॉस्पिटल ट्रांसफर करने की याचिका पर हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी कई बड़े बड़े चेहरे प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। अपडेट्स के साथ बड़ी बहस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ग्लैमर की दुनिया की अर्पिता सियासत की चक्की में फंस गई। इठलाते मुस्कुराते चेहरे पर 12 बज रहे हैं। बदहवासी नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में आई अर्पिता अब कानून की दुहाई दे रही है। कोलकाता की अदालत में पेशी से पहले अर्पिता का मेडिकल चेकअप हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता से ईडी सारे राज उगलवाना चाहती है, जिसके दम पर बंगाल में शिक्षा घोटाले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। नोटों का ये अंबार शायद दुनिया के सामने नहीं आता, लेकिन अर्पिता मुखर्जी के बिस्तर, सोफे, अलमारी, लॉकर और ना जाने कहां से ईडी ने खंगाल कर हरे गुलाबी नोटों का पहाड़ निकाल डाला। हम लोग सब बार बार बोल रहे हैं कि हजार करोड़ का ये स्कैम है, एसएससी का जो स्कैम है। तो वह शुरुआत है और बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तो 2-3 लोगों का नाम आए हैं। इसका पूरा जांच होना चाहिए। कहां से पैसा, कहां से, किसके पास से पार्थ चटर्जी के पास में पैसा आया और यहां से कहां तक गया, ये तो हम लोग को ईडी को देखना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें तो पार्थ चटर्जी एक फिश, छोटा फिश है, मगरमच्छ तो अभी बाकी है। अर्पिता मुखर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ, उसका पूरा हिसाब देखिए। 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज, जो अर्पिता मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मंच साझा करती थी, जिसकी ममता बनर्जी ने खुद तारीफ की थी। उससे तो टीएमसी ने एक झटके में किनारा कर लिया, लेकिन अपने सबसे करीबी मंत्री को लेकर ममता पशोपेश में है। यही वजह कि बात बात पर प्रतिक्रिया देने वाली ममता अभी तक इस मुद्दे पर खामोश है। इसकी वजह भी है। कहा जा रहा है कि पार्थ को लेकर पार्टी में एक राय नहीं है। सीनियर नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ चटर्जी के बचाव में आ गया है, क्योंकि उन पर कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा, जबकि युवा नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ से किनारा कर ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। भ्रष्टाचार का ये खेल 2016 में शिक्षक भर्ती के नाम पर हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद परतें खुलनी शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि लूट खसोट के इस खेल की असल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ममता है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता तो बस सिर्फ प्यादे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दिलीप घोष जी, संजय शर्मा जी, अभय दुबे जी,
अजय आलोक जी, जयंतो घोषाल जी। आप पांचों को नमस्कार और आप सभी का बहुत स्वागत। हम संजय शर्मा जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, हम बात जरूर करेंगे घोटालों की, मंत्रियों के शामिल होने की, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसे, जो जेल गए, कानून का शिकंजा उन पर कसा, एक दूसरे पर आरोप लगते रहे विभिन्न राजनीतिक दलों की। लेकिन यहां सबसे पहला सवाल थोड़ा सा हटकर, और दिलीप जी आपसे भी, आलोक जी, अभय जी, जयंतोदा, आप सभी से वही प्रश्न ये रहेगा कि आज अगर हमारे देश का आम नागरिक, उसको मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, उसको, उसके घर में, परिवार में, बच्चों को, माता पिता को, तो 21,000 रुपए वो इकट्ठा नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। आज हमारे देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग, संजय शर्मा जी, एक घर खरीदने के लिए 21 लाख रुपए जीवन भर इकट्ठा नहीं कर पाते, लोन लेना पड़ता है, 20 से 25 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं। और ऐसे में 21 करोड़ रुपया कैश एक लड़की के पास से बरामद होना, एक मंत्री का गिरफ्तार होना, उस मंत्री का उस लड़की का नजदीकी होना, हमारे देश के लोगों को, आम जनता से कैसे आप संजय शर्मा जी नजर मिलाएंगे, कैसे उन्हें जवाब देंगे जो 21 लाख रुपए के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक पाई जोड़कर? उसे कैसा लगता होगा संजय जी 21 करोड़ रुपए एक घर से कैश बरामद होने पर? हेलो संजय जी, आप सुन पाए हमारा प्रश्न? जी जी, जवाब दीजिए प्लीज। ये वही बात हो, ये जो आपने अभी प्रश्न उठाया है, अभी जो बात की है, मैं आपसे सहमत हूं। बड़ी बेचैन करने वाली स्थितियां हैं। ये वैसी बात हो गई जैसे लोग, जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में, तुम तरस नहीं खाते झोपड़ियां जलाने में करके। और ये जो घटना है, ये जो प्रकरण है, ईडी ने ये केस, जो भी प्रकरण है हम सबके सामने है, और ईडी ने ये केस जाहिर किया है और सारी बातें जनता के समक्ष है, जनता के सामने है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी और पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार है, इस नाते मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को यह बताना चाहता हूं कि जिस घर से ये पैसा बरामद हुआ है, ठीक है, वो जिनके घर से, न तो ये पैसा से हमारा कोई लेना देना है, न जो व्यक्ति, न जिनके घर से ये पैसा बरामद हुआ है वो हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता या समर्थक है। इस केस में जिस तरीके से पार्थो चट्टोपाध्याय जी का नाम सामने आया है और ईडी जो कार्रवाई कर रही है, ये जांच का विषय है और कोर्ट इसमें जांच कर रहा है। और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हमारा यह मानना है, जिस दिन कोर्ट में माननीय न्यायालय पर, जिस पर हमें पूरा विश्वास है, न्यायालय जो निर्णय देगा वो निर्णय हम सर झुकाकर स्वीकार करेंगे, और हम जो कार्रवाई, आवश्यक कार्रवाई जब करनी होगी हम अवश्य करेंगे। इस मामले में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से न हमारा कोई लेना देना है, न हम ऐसे किसी भी घटना का समर्थन करते हैं। ठीक है संजय जी, आपने एकदम से अपना पल्ला यहां पर झाड़ लिया है। आपके मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद भी आपने साफ कह दिया कि हम इंतजार करेंगे कार्रवाई का। दिलीप घोष जी। जी बिल्कुल। दिलीप घोष जी, हम एक बात और बताता हूं। नहीं इसमें सर एक सेकंड, संधि 21 तारीख को सर हमारी जो ऐतिहासिक एक रिएक्शन ले लें सबसे, एक रिएक्शन ले लें, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। दिलीप घोष जी, दिलीप जी, आप बिल्कुल सहमत नहीं होंगे संजय शर्मा जी से, आप जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन जो पहला प्रश्न सर हमारा था, हम आप सभी से, पांचों से पहले उस पर रिएक्शन चाहते हैं कि हमारे देश की जनता को आप सभी विद्वजन, आप सभी बड़ी पार्टी के नेता कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे उनका सामना करेंगे? और वहां जाने से पहले, आपके पास आने से पहले दिलीप जी, कुछ घोटालों की लिस्ट हमने रिसर्च के बाद निकाली है, आपको बता दें। और सिर्फ उसमें गौर करने वाली बात दिलीप जी यह है कि उनकी रकम कितनी है, कितना पैसे का घोटाला है। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, वक्फ घोटाला 2 लाख करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, सारा हाउसिंग बॉन्ड घोटाला 24,000 करोड़, तेलगी घोटाला 20,000 करोड़, सत्यम घोटाला 14,000 करोड़,
शारदा घोटाला 10,000 करोड़, NSEL घोटाला 5600 करोड़, सिक्योरिटी घोटाला 4,000 करोड़। दिलीप घोष जी, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी सभी के नेता कहीं ना कहीं शामिल हैं। बताइए सर। देखिए अंसारी जी, आपने जैसा कि भूमिका बांधा और जो डॉक्यूमेंट सामने रखा, मैं उसको उल्लेख करने ही वाला था। हमारे भाई साहब संजय जी ने बड़े मासूमियत ढंग से विषय को ऐसा रखा कि जैसा कि ना वो कुछ जानते हैं ना उनकी पार्टी कुछ जानती है। ये बात सही है, आपने भूमिका ऐसा बांधा। देश एकदम भ्रष्टाचार की कगार पर पहुंच गया था, सर्वोच्च स्तर पर था भ्रष्टाचार। इसीलिए लोगों ने कई आंदोलन भी हुई और उसके बाद जो परिवर्तन एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका फल है कि ये सरकार आई है और माननीय मोदी जी ने स्लोगन दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल सही है, ना उनका सरकार के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है ना उनकी पार्टी पर। लेकिन ये जो घटना घट रही है, आप केरल से ले लीजिए, महाराष्ट्र के 2 मंत्री अंदर है, केरल के मुख्यमंत्री नाम पर आया है, दिल्ली सरकार के मंत्री अंदर हैं, लालू प्रसाद जी खुद अंदर है, और कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो संविधान के ऊपर अपने को सोचते थे, उनको भी आज वहां जाके बैठ करके सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। और आज एकदम पूर्व भारत में पहुंच गया है। उत्तर पूर्व भारत में भी बड़ी बड़ी इसी घटनाएं आई पहले। ये जो हो रहा है, इसमें 2 बातें हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी और जो कर रहे थे उनको लग रहा था कोई हमको छू नहीं सकता। अब क्या बोला जा रहा है कि घर आकर नहीं पूछ सकते, क्यों घर में वहां बुला रहे हैं, यहां तक सोचते थे लोग कानून व्यवस्था और संविधान का ऊपर। और इससे लोग भी बहुत हताश होकर सोचते इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज लोगों का जवान बदल रहा है, दुनिया में, देश में, सब जगह एक नया ऊर्जा आ रहा है, लोगों को भरोसा हो गया कि यही सरकार कर सकती है। मैं आपको याद कराता हूं 21 तारीख की रैली की, भाई साहब ने चर्चा की, बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई। जो भी हुआ, रोड पर रैली हुआ था, इससे बड़ी बड़ी रैलियां हम लोगों ने किया। कलकत्ता में ब्रिगेड ग्राउंड में 10 गुना ज्यादा संख्या आया उसमें। प्रश्न वहां नहीं, वहां उनके नेत्री ने बोली कि हम डरते नहीं सीबीआई से, ईडी से, हमारा रेड सीधा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें डराओ मत। और दूसरे ही दिन जब छापामारी शुरू हुई तब उनके एक मंत्री ने बोली कि अगर हमारा किसी नेता का तबीयत बिगड़ता है, किसी कार्यकर्ता का, तो हम देखेंगे ईडी को और सीबीआई को। इस प्रकार बातें करने वाले थे। और आज क्या बोल रहे हैं कि उस रुपया से हमारा कोई मतलब नहीं, उस महिला से हमारा कोई मतलब नहीं। अब मुझे पता नहीं संजय जी लोग कब बोलेंगे कि पार्थो बाबू से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जो महिला की बात चर्चा हो रही है, वो 21 जुलाई के मंच पर वो बैठी है, वो फोटो आप चाहे तो मैं भेज सकता हूं अभी। और उनके पीछे बहुत पुराने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उन लोग सब सामने बैठे, कई महिलाएं उनमें से वो भी हैं। और पार्थो बाबू का वो ब्रांड एम्बेसडर थी, वहां एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है पार्थो बाबू का नाम से, उसका सारा देखभाल वही करती है। और कई ब्लड डोनेशन आदि आदि पार्टी का सब प्रोग्राम में उनका फोटो आप चाहे तो ढूंढ सकते, चाहे तो मैं भेजूंगा। इस प्रकार परिस्थिति में अगर पल्ला झाड़ना चाहेंगे, और उनका तो स्पोक्समैन ने, महामंत्री ने यहां तो बोला कि इतना रुपया कहां से आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसका पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, नोट कहां से आई। आप उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तो मुझे लगता है ये सबका उत्तर मिल जाएगा। जिस गति से ईडी जा रही है और जिस प्रकार तैयारी से सवाल के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, अब 21 करोड़ रुपया किसी का घर के मिले, मंत्री का सहयोगी हो, संपर्कित हो, उसके, और मंत्री का घर से ही सारा क्लू मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिला है, उस महिला का नाम कोई नहीं जानता, फिर वहां पहुंचे है। सच में इतनी बड़ी नायिका है, उड़िया बंगला फिल्म में बोले तो ममता बनर्जी उनकी तारीफ करती है, मैं उसका नाम नहीं जानता था। दिलीप जी, आप उनका कोई फेसबुक प्रोफाइल मुझे भेजा है, मैं देखा उनका अलग अलग ढंग से फोटो है, हर फोटो में 3-4 से ज्यादा लाइक नहीं है। तो इतनी बड़ी नेत्री है, जिनका नेत्री उनका तारीफ करते हैं, उनको जानते नहीं है, उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार बातें करने से क्या फायदा है, जब पकड़े ही गए हैं और 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दिलीप जी। अभय दुबे जी, अभय जी, हम इस पर चर्चा अवश्य करेंगे, बंगाल में जो भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्रश्न मूल वही कि कैसे हम देश की जनता को शक्ल दिखाएं, कैसे उसकी आंखों में आंख डालकर कहें कि हम आपके लिए हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कैसे नेता इस देश की जनता को समझा पाएंगे जो कुछ हजारों रुपए के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए जीवन भर संघर्ष करती रहती है, उसके सामने जब करोड़ों करोड़ रुपए के ये इस तरह के घोटाले आते हैं और 21 करोड़ रुपया एक घर से बरामद होता है जो रद्दी की तरह पड़ा रहता है, कूड़े की तरह पड़ा रहता है। अभय जी,
सही जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा दुरुस्त भी आपको कर दूं। वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोल स्कैम की आपने बात की, या 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, तो ये सब कहना पड़ा। 8 साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि सबूत लाकर दें, लेकिन हमें कोई सबूत लाकर नहीं दिए। दूसरी बड़ी बात, जो CAG थे उस समय के, उन्होंने बाकायदा न्यायालय में माफी तक मांगी। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर सकता हूं, आपकी जो पूरा उद्बोधन मैंने सुना, व्याख्यान सुना, कि हे पार्थ चटर्जी, तुम कितने भी भ्रष्टाचार में डूबे हो या अखंड पाप में, अगर तुम समय रहते दीदी का दामन छोड़कर भाजपा की शरण में चले जाओगे तो तुम सारे पापों से मुक्त होकर मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह पुण्यात्मा कहलाओगे। तुम नहीं जानते भाजपा के आशीष के हाथ कानून के हाथ से भी बहुत लंबे हैं। न CBI के दूत तुम्हारे पास आएंगे, न ED के लोग तुम्हें सताएंगे, न इनकम टैक्स वाले साहस जुटा पाएंगे। तुम न सिर्फ समाचार की सुर्खियों से गायब हो जाओगे, चैनल वाले तुम्हारे गुणगान गाने लगेंगे। तुम्हारी राशि तो तुच्छ है पार्थ चटर्जी, तुम तो 20 करोड़ रुपए। कानपुर के कारोबारी को देखो, वो इत्र का कारोबारी 180 करोड़ रुपए, आज कोई उसके नाम लेने वाला भी नहीं। और सईद भाई, एक बात आपने छोड़ दी, 5,35,000 रुपए के जो बैंक ट्रांसफर थे ना, उसका जिक्र करना भूल गए। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती और आशीष का कमाल था कि विजय माल्या, नीरव भाई, मेहुल भाई, ऋषि अग्रवाल, कंदेसरा बंधु, 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ, सब पर हाथ रखा और बारी बारी से सब विजय मांग गए। इतना ही नहीं, ये तो छोड़ दो, ये बहुत साधारण सी बात है पार्थ, तुमको तुम्हारे संज्ञान में मैं कुछ और तथ्य लाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आतंकियों को शरण देने में नहीं शर्माते, चाहे वो रियाज हतारी हो, चाहे वो तारिक अहमद मीर हो, चाहे वो सैफुल्लाह फारिक हो, चाहे वो तालिब हुसैन हो, चाहे वो आसिया अजराबी जिसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हो, चाहे वो मसर्रत आलम जिसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर नहीं माना। सैफुल्लाह फारूक तो सजा याफ्ता व्यक्ति जिसको अजहर मसूद ने ट्रेनिंग दी, जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेकर आया, सजा पाने के बाद वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट लिया, उसके सारे पार धो दिए और कहा कि प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगा दो, भारतीय जनता पार्टी के हो, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। समाप्त कीजिए अभय जी। नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, मैं समाप्त करने के लिए हम आपसे कह रहे थे, क्योंकि एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आप चर्चा में सब मुक्त होंगे। अजय आलोक जी, अजय जी, अभय जी ने हमें याद दिला दिया कि कुछ घोटाले या कुछ नाम आपने नहीं लिए। दिलीप जी के पास बहुत सारे नाम थे, संजय जी के पास बहुत सारे नाम हैं, जयंतो दा तो पूरी लिस्ट बता सकते हैं अभी हमारी तरह, जिस तरह हमने बताई। लेकिन क्या अजय जी, आज देश की जनता ये इस तरह क्यों ना सोचे कि हमारे नेता, हम किसी पार्टी से अजय जी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपया पाया जाता है। हमारे नेताओं, चाहे वो सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, उनकी संपत्ति हर 5 साल के ADR के अगर आंकड़े उठाकर अजय आलोक जी देखें, एक आंकड़ा मेरे पास है, आपके उत्तर के बाद हम वो आंकड़ा भी रखेंगे यहां सामने, वो डेटा है हमारे पास, उनकी संपत्ति 5 साल में कई गुना बढ़ जाती है, 13 करोड़ से 150 करोड़ तक पहुंच जाती है बिना कुछ काम किए हुए। तो कैसे देश की जनता विश्वास नेताओं पर अजय आलोक जी करे, और कैसे नेता आज देश की जनता का सामना कर पाएंगे, कैसे कह पाएंगे कि हम तो आपके प्रतिनिधि हैं, आप 21 लाख की चिंता में डूबे रहिए, हमारे पास तो 21 करोड़ रुपए रद्दी की तरह पड़े हुए हैं। अजय जी। देखिए सईद जी, सच्चाई ये है कि देश में राजनीतिक सुचिता की बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में राजनीतिक सुचिता खत्म हो गई। जनता भरोसा करती है, नेताओं पे आंख मूंद के भरोसा करती है, उनके हाथ में देश का भविष्य दे देती है। पिछले 2 वर्षों से केंद्र में लगातार दे रही है, मोदी जी पे भरोसा कर रही है। अभी हमारे TMC के मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि BJP, CBI, ED, तो मैं उनको याद दिला देता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि यह भ्रष्टाचार हुआ, 21 करोड़ 90 लाख कहां से आए। मुझे इससे मतलब है कि एक सिलीगुड़ी की एक निम्न वर्ग से आने वाली लड़की नमिता सरकार, जिसका 20वां रैंक था,
उस लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, दूसरी लिस्ट आती है जिसमें उसका रैंक 21वां चला जाता है और वो हाईकोर्ट में चली जाती है और उसके बाद हाईकोर्ट एक ऑर्डर सीबीआई इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करती है जिसमें ये फंसे जाते हैं। उसके बावजूद ममता सर दीदी ने इन्हें अजय जी आपको 1 मिनट रोकना पड़ रहा है, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी की रिमांड अदालत ने दे दी है। अदालत का निर्णय आ गया है। जो निर्णय सुरक्षित रखा था अदालत ने, वो निर्णय आया है सिर्फ 1 दिन के रिमांड पर अर्पिता मुखर्जी को ईडी को सौंपा गया है। अब ईडी पूछताछ करेगी और इस 1 दिन के रिमांड के बाद हो सकता है कि कुछ और नाम सामने आए। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मेरी चिंता उस सरकार के लिए, जैसी लड़कियों के लिए है, उनके जैसे युवाओं के लिए, कि अगर इस तरह का घोटाला चलते रहे, उसके होने के बाद भी मुख्यमंत्री मंत्री को रिटेन करती रहे। आप महाराष्ट्र देखिए, दोनों मंत्री जेल में हैं लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया था उनको। सत्येंद्र जैन जेल में है, मंत्री पद से हटाया नहीं गया उनको। ये किस तरह की मजबूरी हो रही है राजनीति में। और ये बात कर रहे हैं सुचिता की। मुझे आज भी याद है कमलनाथ जी का वो सूटकेस वाला खेल मध्य प्रदेश में, याद है ना अभय जी। मुझे आज भी याद है कि सुखराम, जब हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री, उनके घर से 1.5-2 करोड़ रुपए कैश निकला था, पूरे देश में हंगामा मच गया था। अभय जी उस वक्त याद नहीं आया। देखिए मैं बीच में नहीं बोल लेने दीजिए अभय जी प्लीज। अभय जी आएंगे दोबारा। हाँ नहीं प्लीज मत बोलिएगा राजनीतिक। अभय जी नहीं, जब आपका दोबारा नंबर आएगा प्लीज लिख लीजिए। राजनीतिक स्तर इतना, आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। चलिए, राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है और देश की जनता को कहीं ना कहीं जिस पे विश्वास है उसको चुन के लाती है। ममता दीदी पे विश्वास था, इसलिए ममता दीदी को चुन के लाया गया। अब लोग उम्मीद करते हैं ममता दीदी से कि डिसाइसिव स्टेप उठाएं। आज पार्थो जी से किनारा कर रहे हैं कि पार्थो जी को जब कोर्ट दोषी देगा, प्रथम दृष्टया में अगर कोई मंत्री गिरफ्तार हो जाता है तो उसको मंत्री पद से इमीडिएटली छुट्टी कर देनी चाहिए। राजनीतिक शुचिता यह कहती है कि उसको पार्टी पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखिएगा। क्यों, अभिषेक बनर्जी तो यही चाहते हैं, लेकिन उनकी राय पे एकता नहीं बन रही, क्योंकि वो डिवाइडेड है। और जहां तक रही अर्पिता घोष की बात, तो अर्पिता को 1 दिन का रिमांड पे मिला है, तो उसमें क्या है, वो तो पार्किंग लॉट है, पैसा वहां पार्क किया गया था। आप ये सोचिए कि 2000 भर्तियां हुई, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक विभाग, एक नौकरी। सरकार में कितने विभाग होते हैं, कितनी नौकरियां होती हैं, कितने टेंडर होते हैं, समाप्त जरा हर एक का अकाउंट लगा लीजिए तो आप सोचिए। या ईडी की बात कर रहे हैं लोग। मैं ईडी को बधाई देता हूं कि आज ईडी के कारण हम तमाम देश के राजनेताओं से 1,05,000 करोड़ से ऊपर का रुपया कैश, हार्ड कैश, ये मेन स्ट्रीम में भारत के आया है। तो ये कि देश की जनता के काम नहीं आएगा। सिर्फ व्यर्थ में ईडी सीबीआई को दोष देने का फायदा नहीं है। अपने कर्मों को देखिए। बहुत धन्यवाद जयंतो घोषाल जी। दादा 21 करोड़ रुपए, आप इस बात पर भी ये भी बताइए कि बंगाल में ये भ्रष्टाचार किस तरह का है। अगर एक मंत्री जेल गए हैं तो इसके क्या मायने हैं और इसका कितना बुरा असर ममता सरकार पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दादा, बंगाल की स्थिति भी देश के अन्य राज्यों के लोगों की स्थिति से अलग बंगाल के लोगों की भी नहीं है। क्या बंगाल के लोग आज ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम जहां पाई के लिए मोहताज हैं, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं, एक घर में शादी करने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम अगर दादा हमें करना पड़ता है तो उसके लिए बरसों से सेविंग शुरू होती है। रिश्तेदारों से, नजदीकियों से पहले से कह दिया जाता है कि इस साल हमें आपसे 25,000, 50,000, 20,000 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके हमारे बच्चे की शादी है। कितना बुरा असर इसका पड़ेगा दादा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा अंसारी जी कि हमारा भ्रष्टाचार तुम्हारा भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता है। मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार, टीएमसी का भ्रष्टाचार मैं इस तरीके से देखता ही नहीं हूं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। और पहले कब क्या भ्रष्टाचार हुआ था, बोफोर्स हुआ था, नरसिम्हा राव हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, ये आज के दिन में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं पत्रकार हूं तो इसीलिए मुझे लगता है आज के दिन में जो हो रहा है उसके लिए ज्यादा चर्चा होना जरूरी है। और ये मानना ही पड़ेगा कि टीएमसी इस समय, ममता बनर्जी इस समय पार्थो चैटर्जी के लिए बैकफुट में है। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। देखिए, मेरा हिंदी दिलीप दा जैसे इतना अच्छा नहीं है। दिलीप दा भी बंगाली है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत संक्षेप में बोलना कि नंबर 1, ममता बनर्जी के खिलाफ पर्सनली अभी तक कोई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार जैसे मोदी जी के खिलाफ भी नहीं है। और 10 साल में मोदी जी के सरकार में एक भी केस
जैसे मनमोहन सिंह के समय हुआ था, एक भी केस नहीं हुआ, यह भी तो मानना पड़ेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर जीरो टॉलरेंस ऑफ भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी अगर कल मान लीजिए बेटर लेट देन नेवर, मैं जो जानकारी मिल रहा है कि कल कोर्ट में जो भी हो, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट अभी भी लोअर कोर्ट में ही है, इशू हाई कोर्ट में ले जाने का कोशिश है, और इसमें अगर जो भी फैसला हो, मतलब अर्पिता को डिसएसोसिएट कर रहे हैं आज भी टीएमसी की, टीएमसी के कुछ है ही नहीं, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, देखिए अंसारी जी, परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। परसेप्शन, इतना सोशल मीडिया में जो रुपया देख रहे हैं उसमें नेगेटिव, आप जो बोल रहे हैं ना, इतना नेगेटिव मतलब असर जिले जिले में हो रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं और इसको फिर भी टॉलरेट करते हैं तो धीरे धीरे ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे। जैसे ज्योति बासु के समय हुआ था, बंगाल लैंड, बहुत सारे इश्यूज वो ज्योति बासु तक पहुंच जाते हैं। बेटा के लिए भी ज्योति बासु तक पहुंच जाते थे। ज्योति बासु का कोई पर्सनल करप्शन नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस में, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अभी ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड, मुझे लग रहा है कि चर्चा चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का, और आपको पता होगा डिसिप्लिनरी कमिटी का भी चेयरमैन है पार्थो चैटर्जी, फाउंडर मतलब मेंबर है। तो इसीलिए टाइम लगता है कि अगर एक्शन ले लेते हैं और इमीडिएट अगर वो पैंडोरस बॉक्स ओपन ना हो जाए और उसमें क्या रिएक्शन होता है, इसीलिए थोड़ा गो स्लो करके हो रहा है, लेकिन उसमें भी नुकसान हो रहा है। जितना जल्दी अगर वो एक्शन लेते हैं, अगर कल ही ले लेते थे मुझे लगता है और अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कल हम उम्मीद करते हैं एक्शन लिया जाएगा और एज दे हैव टेकन ए डिसीजन ऑन द प्रेशर ऑफ द ओल्ड गार्ड कि जुडिशियरी तक वेट करो। नहीं तो अभिषेक बंदोपाध्याय चाहते थे कि कल ही एक्शन हो जाए, लेकिन अभी पार्टी का इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें मैं पार्टी के इंटरनल इश्यूज में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीएमसी, बट आई एम इन बंगाल नाउ, आई एम ए ऑनलुकर ऑफ दिस पॉलिटिक्स। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भी जो लोग, मतलब आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभय जी, मुझे लगता है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान के सरकार में भी वो प्राइम मिनिस्टर का वो आवाज योजना लेके कुछ हुआ था, इमीडिएट एक्शन लिया गया। मतलब बीजेपी के जैसे स्टेट में भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसमें भी बीजेपी का नुकसान उसी स्टेट में हो रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी वो एक्शन लेना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में इस समय पार्थो चैटर्जी को जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और उसमें जो इश्यूज हैं एनफोर्समेंट का, वो दूध का दूध पानी की पानी हो जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी। दोबारा आएंगे दादा आपके पास। संजय शर्मा जी, अजय आलोक जी ने एक राजनीतिक शुचिता की बात की थी, और वो आदर्श राजनीति की बात आज से नहीं, सदा से आप और हम करते रहे हैं और देश की जनता के मन में है, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो एसएससी घोटाला हुआ है इस वक्त, इसमें संजय जी ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं स्कूलों में, इसमें टीचर्स हैं, और ये भी आम लोग हैं, ये भी गरीब लोग हैं। और फिर से वो जयंतो दा की बात की एक परसेप्शन, जब नोटों का ढेर हम देखते हैं, नोटों का पहाड़ देखते हैं, तो फिर देश के आम इंसान को ये लगता है कि हमारे पास सैकड़ों रुपया, हजारों रुपया नहीं है, लाखों रुपया बहुत दूर की बात, करोड़ों तो सपने में भी हम नहीं सोचते हैं। ताउम्र आपको लगता है ईमानदारी से संजय जी कि इससे आपकी सरकार ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस राजनीतिक सुचिता की बात अभी अजय आलोक जी ने भी की और कोलकाता के माननीय पत्रकार महोदय ने भी की, और हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी राजनीतिक सुचिता से उत्पन्न, उसके सिद्धांतों से उत्पन्न एक राजनीतिक पार्टी। भ्रष्टाचार से हमारा कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं रहा है, और ये एक प्रकरण उपलब्ध हो गया, सामने आ गया है। और इसमें भी मैं आपके सामने कह दूं, पिछले 2 महीनों से पार्थो चट्टोपाध्याय जी से विभिन्न कोर्ट का एक फैसला था, सीबीआई इंक्वायरी होगी, ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलवाया था, ऐसी काफी सारी पूछताछ वगैरह इनसे हुई थी। हमने महाराष्ट्र में हमने क्या देखा,
कुछ लोगों को जिनको ईडी पूछ लेती है, ईडी बुला लेती है, वो बाद में बीजेपी में चले जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। यहां भी कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप बीजेपी में आ जाइए आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी। और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति दुर्भिसंधिमूलक षड्यंत्रों को करने में महारत हासिल रखने वाली पार्टी है। हमें इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये तय मानिए और ये निश्चित है कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के कामों से बहुत दूर रहती है और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को हमेशा तत्पर रहती है। हम भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। न्यायालय का जो भी उचित फैसला आएगा और जब ये हो जाएगा कि नहीं, इसमें जो बातें ईडी कह रही है वो बातें सब सही है, हम उचित निर्णय लेंगे। हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से कभी किसी भी प्रकार का समझौता करने वाले लोग कतई नहीं है। ठीक है दिलीप घोष जी। दिलीप जी, दो बातें। एक बार फिर से अजय आलोक जी की बात आपको याद दिलाते हुए कि अर्पिता जो है वो तो पैसे रखने का उनके घर को इस्तेमाल कर लिया गया। असली लोग तो कुछ और हैं, बड़ी मछलियां तो कुछ और हैं। और लॉकेट चटर्जी आपकी एक और नेता कहती हैं कि ये जो मंत्री हैं पार्था चटर्जी वो तो छोटे हैं, असली कोई और है। अंसारी जी, मैं एक बात आपके माध्यम से दिलीप दा से पूछना चाहूंगा। पूछ लीजिए चलिए, क्योंकि दिलीप दा का ही नंबर है। हाँ, अभी कुछ महीनों पहले भाजपा के एक नेता पूर्व राज्यपाल भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बंगाल भाजपा कामिनी और कंचन के किनारे बैठी हुई है। बंगाली में उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट का कोई संज्ञान क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी लिया था, या उस समय कोई एजेंसी ने स्वतः संज्ञान लेकर कोई मामला किया था, या इस पर उनकी क्या राय है, जरा बताएं। ठीक है। और दिलीप जी जो सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये अर्पिता से आगे का मामला है? और अगर वो इशारा है आपका, बीजेपी का, आपके नेताओं का, क्या आपका भी इशारा वही है? किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि इसमें टीएमसी के बड़े नेता या सरकार में शामिल कुछ और बड़े मंत्री भी शामिल हैं? नहीं, देखिए, ये पहली बार नहीं है। मैं सबका थोड़ा थोड़ा उत्तर देता हूं। 1-2 सप्ताह पहले घटना आई थी, आपको मालूम होगा, पता नहीं नेशनल टीवी में आया कि नहीं। एक उनका जिला प्रेसिडेंट है बीरभूम का, बहुत दबंग है। वो बोलते हैं पुलिस को बम मारो, और वहां कोल, गाय तस्करी, पत्थर, बालू, जितना भी रिसोर्स है सबका मालिक वो है। कितना राइस मिल है किसी को मालूम नहीं है। उनको कई बार पूछताछ हुई तो हॉस्पिटल चले गए, तो उनका जो अंगरक्षक था पुलिस कांस्टेबल, उसका पूछताछ हुई, उससे 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिली। आप बोलिए पुलिस कांस्टेबल्स का प्रॉपर्टी 150 करोड़, आप हमारे भाई साहब बोलेंगे तो उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है? इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग बड़े बड़े धन की और ये लेकर गड्ढा लेकर बैठे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय जी भाई साहब बोल रहे थे, बड़ी लंबा कहानी, इलेक्शन भाषण दे दिया उन्होंने। ये जो लंबा घोटाला बोला आपने, जिन लोगों का नाम ले, ये क्या अभी पैदा हुई है ना अभी देश छोड़ के गए? सब बोल आप चिंता करो ना, ये तो आपने प्लीज देखो। हाँ, अभी आप ही का नंबर है। अभय जी भाई साहब ने बोला जो नाम, ये क्या अभी देश छोड़ कर गए ना कि ये आया अभी? ये आप लोग सरकार में रहते हुए 8 साल पहले किसके ऊपर व्यवस्था की, किसको जेल भेजे, कितनी की हुई? और जिसका कहीं नाम नहीं है, माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी को घसीट करके गुजरात से बॉम्बे हाईकोर्ट ले गए थे। आज उन लोग बरी होकर आए ससम्मान, आज भी सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर रही है। तो जो दोषी उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, आप दूसरे तरफ उंगली उठाएंगे। अभी देखिए, ये जो घटना आ रहा है, हमारे दादा ने एक प्रश्न उठा, मैं बोल रहा हूं, उनके एक महामंत्री अभी स्पोक्समैन है कुणाल बाबू, रोज उनका भाषण सुनते हैं आप लोग। वो जब उनको उनका सरकार ने अरेस्ट किया था, उस समय एमपी थे राज्यसभा के, और वहां रोज जब निकलते थे कस्टडी से तब क्या क्या डायलॉग देते थे आप देख लीजिए। सोशल मीडिया में, टीवी में चल रहा है। ममता बनर्जी के बारे में क्या क्या शब्दों प्रयोग किया, डाकात रानी, ये वो क्या किया। उसको आप लोगों ने फिर से एक बार ला करके महामंत्री बनाया, स्पोक्समैन बनाया। ये आपकी पार्टी की कैपेबिलिटी है। दूसरा है, ममता बनर्जी किसी को निकालेंगे नहीं। मैंने कुणाल बाबू का बोला, वो एमपी रहते समय जेल में रहे साल से ज्यादा, 2 साल 3 साल, अभी भी पार्टी में है। उनका मदन मित्र है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया था, मंत्री था, वो रिजाइन नहीं किया, 1-1.5 साल जेल में थे। अभी 4-3 मंत्री को जब उठा के ले गया इलेक्शन के बाद, सीबीआई ने, ममता बनर्जी खुद धरना देने गई निजाम पैलेस हेड ऑफिस में, जहां पूछताछ हो रही थी, और हजारों लोगों को इकट्ठा करके ईटा पत्थर मारे। इसके पहले जो 3 एमपी को ले गए थे
शारदा केस में, वहां कटक में, भुवनेश्वर में ममता बनर्जी के सारे मंत्री मॉब को नेतृत्व देकर मेरे घर में पथराव किए, तोड़े, हमारे सारे ऑफिस के ऊपर अटैक किए। तो वो मानने वाले नहीं है। परसों भी उन्होंने आंख दिखा रहे थे कि देख लेंगे, कर लेंगे। आज थोड़ा सा नरम पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी गट्टा मिल गया तो कैसे मना करेंगे। आप बोल रहे हैं उससे कन्नी काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं। मेरे ऊपर जितना कोर्ट है बंगाल में सब जगह केस है, मैं एक पैसा कहीं से नहीं लिया, एक थप्पड़ मारा, बोलिए पब्लिक बोलेगा। और हमारे 42,000 केसेस 2-3 लाख लोगों का ऊपर है। क्यों? हम इसका विरोध करते आए हैं पिछले कई साल से, इसका परिणाम है। और जो अच्छे लड़के पास किए हुए हैं वो रास्ता में 5 साल से धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनका नौकरी नहीं हुआ, पास किया हुआ। जिसका नाम आपने उल्लेख किया और वो अपने दादा ने उल्लेख किया, जिसका कहीं लिस्ट में नाम नहीं था, उनका पिताजी फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए थे, जैसा कि टीएमसी ज्वाइन किया उसका 1 नंबर में नाम आ गया। चलो कोर्ट ने उसका नकार दिया, विथ इंटरेस्ट सारा पैसा वसूली भी किया है। ऐसा कितना लिस्ट पार्थिव घर का मिला है, उसका सारा छानबीन होगा और इनकी सारी जवाब का उत्तर मिल जाएगा। दादा दिलीप जी बहुत धन्यवाद। हाँ अभय जी, 2-3 बातें इस चर्चा में अभी तक यहां पर सामने आई हैं और आपने भी अपने जो पहले संबोधन में हे पार्थ करके सारी बातें कही थी कि बीजेपी में आने से किस तरह से दाग धुल जाते हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है कि घोटाले होते हैं, यह भी सच्चाई है कि करोड़ों करोड़ों रुपया भ्रष्टाचारियों के पास से मिलता है। ये भी अभय जी सच्चाई है कि नेताओं से भी वो पैसे प्राप्त होते हैं। ये भी सच्चाई, एक लंबी चौड़ी लिस्ट एक और है जो मुख्यमंत्री रहते हुए, कई हमारे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गए हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री गए हैं और सांसद विधायक तो बहुत ही सारे गए हैं। ईमानदारी के साथ अभय जी, क्या परसेप्शन की बात जो जयंतोदा ने कही थी, जब इस तरह के पैसे मिलते हैं तो देश की जनता एक मन बनाती है, राजनेताओं के विरोध में जाती है, उनके मन में राजनेताओं के प्रति थोड़ी सी घृणा होती है और उसका असर वोटों में दिखाई देता है और कहीं ना कहीं खमियाजा सरकार या राज्यों की सरकारों को हार कर चुकाना पड़ता है। ईमानदारी से आज ये बात स्वीकार कर सकते हैं आप? सही है। तो इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक दलों से कि प्रजातंत्र में ही जनता की आस्था समाप्त न हो जाए, कम से कम हम सब लोगों को ये सामूहिक प्रयत्न करने होंगे। दिलीप दादा का मैं बड़ा आदर करता हूँ, मगर कुछ तथ्य उनके सम्मुख रखना चाहता हूँ दिलीप घोष साहब के सामने। विजय माल्या को तो जानते होंगे, ये विजय माल्या को सीबीआई ने लुकआउट का नोटिस इशू किया। लुकआउट का नोटिस का अर्थ ये था कि जहां भी एयरपोर्ट पर वो दिखाई दे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उस लुकआउट के नोटिस को रिवोक किया सीबीआई ने मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में, और वो आदमी 36 सूटकेस लेकर इसी सरकार की सरपरस्ती में भागा। मेहुल भाई, नीरव भाई का 2015 से पीएमओ में शिकायत लगातार कर रहे थे कि बैंक फ्रॉडस्टर्स है कि हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। वो आपकी सत्ता की सरपरस्ती में छोड़कर भाग गए। ऋषि अग्रवाल तो अभी कुछ महीने पहले भागे। 21,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। क्या इन संस्थाओं को वो आदमी दिखाई नहीं दिया? संदेशरा बंधु किसके समय में भागे हिंदुस्तान छोड़कर, ये बताइए ना। चलिए अब मैं आपको दिलीप दादा कुछ बातें प्रकाश में लाता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में की गई थी। लुइस बर्गर केस तो जानते होंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2015 में कहा कि जो पानी का कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बहुत बड़ा रिश्वत खोरी हुई है। बीजेपी ने किताब निकाली बाकायदा हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ। इतना ही नहीं, रेड हुई, ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि 20 लाख रुपए वो चिट फंड कंपनियों के उनके खाते में जा रहे हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने, उसको अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धुल गए। शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी, बताइए देश को, जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए। अरे आपने निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, आपको तो प्रोजेक्शन तक नहीं दिया। मुझे इस बात का उस समय दुख था कि कम से कम आपके जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी अवसर दे देती। और देखिए जांच करेगा कौन? अभी श्रीलंका में क्या हुआ? जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के कॉम्पिटेंट पर्संस ने कहा कि हमको एक व्यापारी को ठेका देने के लिए, हिंदुस्तान के बिजली का ठेका देने के लिए वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री ने दबाव बनाया। इसका संज्ञान कौन लेगा? क्या फ्रांस में भूल गए होलांद ने क्या कहा था?
कि एक व्यापारी विशेष के लिए दबाव बनाया गया है। तो जब जांच ही नहीं करोगे, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो कितनी भी सैद्धांतिक बातें कर ले हम यहां टेलीविजन पर बैठकर, लेकिन सरकार इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगी। हम सबके नेता हैं, प्रधानमंत्री के किसी दल के नहीं है, लेकिन आज उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनको आगे होकर इनिशिएट करना चाहिए, चाहे खुद का विषय क्यों नहीं हो। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम नोटिस देंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो बताए ना कि जो उनका खुद वीडियो डाला एक उनकी जो रेस्टोरेंट है उसका, मैं राजनीति में नहीं है बिटिया, उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, लेकिन प्रामाणिक वीडियो था। तो भारतीय जनता पार्टी को आकर इस पर बयान देना चाहिए, स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए कि अगर अपराध हुआ है तो उसका दोषी कौन है। जब आपके हाथ में निर्णय लेना है और आप अपने लोगों को सिर्फ बचाते जाएंगे और प्रतिपक्ष पर कार्रवाई करके वो सिर्फ इसलिए कि आप लालछन लगा सकें और प्रतिपक्षियों को विपक्ष से भी सत्ता पक्ष से हटा सके, यही एकमात्र काम रह गया है। अगर आप न्याय का राज स्थापित करना चाहते हैं तो हम सब दल के लोग मिलकर संकल्प लें कि बिल्कुल शहीद अंसारी ने कि किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और एक व्यापारी 1002 करोड़ रुपए कमा रहा है। यह आर्थिक असमानता को दूर करने का संकल्प लेकर तो प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे। अगर इस संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो उनको देश को कहना चाहिए कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं देश में आया था उस पर काम करने में मैं असमर्थ हूं। ठीक है अभय जी। अजय आलोक जी, अजय जी, हम देखते हैं कि किसी नेता पर केस चलता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे आपराधिक मुकदमा हो, अगर वो एक राजनीतिक दल में है और दूसरे में चला जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है, उसे ले लिया जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो मंत्री जेल में हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के मंत्री हों, उन्हें आज तक उनके पद से नहीं हटाया गया। क्या जनता का विश्वास यहां भी डिगता है कि ये राजनेता, ये राजनीतिक दल सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी सरकारें बचाने के लिए, अपनी सरकारें बढ़ाने के लिए हमारा इस्तेमाल करती हैं? अजय आलोक जी, देखिए, बिल्कुल जनता को दिखता है सईद जी, और जनता को दिखता है और वो वोट में रिफ्लेक्ट भी करता है। मध्य प्रदेश में इस्तीफा हुआ, कांग्रेस की सरकार गई, इस्तीफे के बाद जब चुनाव हुए सारे के सारे रिजल्ट भाजपा में गए, क्योंकि जनता को दिखा था। देश में दो बार चुनाव हो गए, 14 में चुनाव हुए, 19 में चुनाव हुए, ये राफेल चिल्लाते रहे, भाजपा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि जनता को दिखता है। अकेले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, शिवसेना ने धोखा देकर इनके साथ सरकार बना ली, जनता को दिखा, और ये अगले आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। अभय जी, मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा, आप मित्र हैं, दूसरे पे आरोप लगाने से अपने पाप कम नहीं होते। जहां तक आप ईडी की बात करते हैं, संजय जी यहीं बैठे हुए हैं, याद होगा सबको को कि अभिजीत जी से भी, जो ममता जी के भतीजे हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी आज से 6 महीने पहले बंगाल चुनाव के दौरान। अब तो पूछताछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या अभिजीत जी भी भाजपा से मिल गए? भाई, जहां पे कंक्रीट एविडेंस होगा, कंक्रीट आपके पास सबूत होगी, और अदालत के द्वारा मॉनिटर्ड कमेटी पे इस तरह के सवाल उठाना, कहीं ना कहीं देश की संवैधानिक व्यवस्था पे आप चोट कर रहे हैं। किसी संवैधानिक संस्था को तो छोड़ा नहीं, अब अदालत को भी घसीट लीजिए। क्यों भूल जा रहे हैं हम लोग कि टीएमसी का जितना ये केस आज चल रहा है, ये हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड चल रहा है, ये कोई भाजपा या ईडी की देन नहीं है, आपके अपने कृत्य हैं। आज सोनिया गांधी, आप मुझे बताइए, चिदंबरम जब गिरफ्तार हुए आपने कोई हंगामा नहीं किया, बाकियों पे आरोप लगते हैं, जेल जाते हैं, आप कोई हंगामा नहीं करते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ हो जाती है, आप सड़क पर उतर के हंगामा करना शुरू कर देते हैं। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करती है, सड़क पर उतर के आप हंगामा करना शुरू कर देते हैं। क्या ये जनता को दिखता नहीं है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी रोड पे आ रही है? इस बात के बचाने के लिए भाई 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए, 1 मिनट, 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए आपको पूछताछ देने में क्या हर्ज है? अगर आप निर्दोष हैं तो आप खुल के बाहर आएंगे, लेकिन किसी गलत काम को समर्थन देना भी कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता की लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, और ये जनता को दिखता है और ये चुनाव में रिफ्लेक्ट होता है। और यही कारण है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे भाजपा हो, आपकी करने के कारण मजबूत हो रही है। भले उन्होंने अपने के लिए कुछ किया चाहे नहीं किया हो, लेकिन आपके कामों के कारण और आपके कामों को डिफेंड करने के कारण वो लोग बिना बात के मजबूत हो रहे हैं। अपनी कमजोरी आप समझ नहीं रहे। ठीक है, संजय जी आ रहे हैं। जयंतो घोषाल जी के बाद, हाँ अभय जी आपका नंबर भी आएगा। नहीं सर, जयंतो जी का नंबर है, आपका नंबर आएगा सर, वो आप बता दीजिएगा। जयंतोदा, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और अर्पिता से 21 करोड़ रुपया मिलना ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा?
देखिए, मुझे लगता है आज के दिन में मैं पूरी देश में क्या क्या हुआ था, जैसे अभय जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लॉयर मतलब पूरी ओल्ड एनेक्डोट्स इतना अच्छे तरीके से प्लेस कर रहे थे। मैं उसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो बोलेंगे तो सुखराम से शुरू करना पड़ेगा। मुझे याद आए कि पार्लियामेंट में जब सुखराम बीजेपी में आ गए थे, उस समय भी गद्दी के अंदर सब रुपया मिला था और बीजेपी में आ गया था सुखराम। सुषमा जी थे राज्यसभा में, तो बोला सुखराम जी कैसे आप लोग ले लिए हैं बीजेपी में, तो सुषमा जी मजाक से बोल दिए कि वो कांग्रेस ने उसका सुख छीन लिया, सिर्फ राम रह गया इसीलिए हम लोग बीजेपी में ले लिया। तो ये एक्चुअली पुराने बातें में मैं नहीं जाना चाहता हूं अंसारी, जो तुम सवाल कर रहे हैं आप उसमें मैं जा रहा हूं जी कि परसेप्शन खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ममता जैसे बोल रहे थे कि वोटर समझते हैं, इसीलिए 2021 में जैसे यूपी के जिक्र कर रहे थे साहब ने, मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में इसीलिए तो 2021 में चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी के घर में एनफोर्समेंट रेड किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सरकार पश्चिम बंगाल में एनफोर्समेंट कितना छापा मारा, फिर भी ममता बनर्जी भारी रकम से जीते हैं, क्योंकि परसेप्शन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है और नहीं था। आज ये सवाल आ रहा है क्योंकि देखिए ममता बनर्जी के पार्टी क्यों टाइम ले रहे हैं, क्योंकि एक थ्योरी, एक स्कूल ऑफ थॉट पार्टी के अंदर है कि ये जो डिले कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन तो नहीं हो रहा है। देखिए तापस पाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जेल में गए और कितना उनके बदनाम हुआ, गुजर गए, लेकिन कोई साबित नहीं हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय आज लोकसभा में तृणमूल का लीडर है, जेल में रहे, अभी बेल में है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। तो सीबीआई का ये जो डिलेड चार्जशीट भी देना, और मतलब एक सिस्टम में एक टाइम फ्रेम भी होता है, अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, कितने लोगों को जेल में डाल के ये जो परसेप्शन यू कैन क्रिएट, यू कैन मैन्युफैक्चर परसेप्शन थ्रू योर एजेंसी। जब गुजरात में सीएम थे नरेंद्र मोदी, उस समय बीजेपी जब 2014 में पावर में आया, मुझे याद है सीबीआई को कहा जाता था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो सही है, कांग्रेस ने भी किया है, सीबीआई को इस्तेमाल किया है, किया नहीं है ऐसे नहीं है। और वो तो इंदिरा गांधी के समय से ये जो इस्तेमाल की जो पॉलिटिक्स है मतलब इंस्टीट्यूशन को, ये मैंने एज ए पत्रकार बहुत देखे हैं। और इंदिरा गांधी खुद विक्टिम हुए थे और इसीलिए कमीशन तक जाना पड़ा था। लेकिन आज एनफोर्समेंट और सीबीआई कर रहे हैं पॉलिटिकल वेपन, ये परसेप्शन है, और उनको लग रहा है कि अगर हम रिजाइन कर देते हैं दे विल गेट द टेस्ट ऑफ द ब्लड, और 4 लोगों को अरेस्ट करेंगे, शिकायत करेंगे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि इसमें प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और बीजेपी के हाथ में वेपन दिया जाएगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव में 18 सीट जो 2019 में मिला था, उसको रेस्टोर करने में बीजेपी विल यूज दिस एज ए करप्शन इशू। अभी परसेप्शन जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी मतलब जैसे मोदी जी के कोई भ्रष्टाचार नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोई परसेप्शन नहीं है। अब आप ममता जी के लिए भी परसेप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे और नीलकंठ जैसे मतलब वो पॉइजन जो है वो मतलब आप पार्टी के लिए इनहेल करते रहेंगे तो पीते रहेंगे। थैंक यू फॉर द हिंदी वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा था, इनहेल बोल दिया तो नुकसान नहीं। थैंक यू आंसर। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यू हैव टू टेक ए कॉल। ठीक है दादा। इसी नोट के साथ दिलीप घोष जी, संजय शर्मा जी, अभय दुबे जी, अजय आलोक जी, जयंतो घोषाल जी, आप पांचों का बहुत धन्यवाद। तो चर्चा यही थी कि हमारे देश में 21 लाख के लिए एक आम देशवासी, भारतवासी बहुत संघर्ष करता है, पूरा जीवन निकाल देता है, वो 21 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता, घर नहीं बना पाता। वहां पर एक लड़की के घर से 21 करोड़ रुपए कैश रद्दी कूड़े की तरह पड़े हुए मिलते हैं, तो देश की जनता को तकलीफ होती है, दर्द होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए